कंटिन्यू करते हैं हमारा उदाहरण। शंकुला खंडः, इसका लौकिक विग्रह है शंकुलया खंडः। यहाँ साफ लिखा है सूत्र के अनुसार, जिसमें अब यहाँ सिचुएशन क्या है, यहाँ सिचुएशन है एक तृतीयांत पद है और उसके बाद एक और पद है जो इसका गुण बता रहा है। किसका? शंकुला नामक शब्द है या शंकुला नामक जो वस्तु है उसमें तृतीया विभक्ति है और उस शंकुला का गुण बताने वाला दूसरा पद है खंड। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर ये सिचुएशन लागू होती है तृतीया तत्कृतार्थे गुणवचनेन, और इस सिचुएशन के लागू होने के कारण इस सूत्र से इसमें समास होगा। समास का सूत्र लगेगा इसके अलौकिक विग्रह में जो है शंकुला टा खंड सु, इससे इसकी समास संज्ञा होगी। समास संज्ञा होने के बाद कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने की वजह से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः नामक सूत्र से इसके टा और सु का लुक हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास शंकुला खंड। फिर आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र लगाए हमने तृतीया तत्कृतार्थिन गुणवचनेन, प्रथमा विभक्ति है तृतीया नामक पद में और तृतीया विभक्ति है शंकुला में, इसलिए उपसर्जन संज्ञक हुआ शंकुला। इसका पूर्व निपात होगा, उसके बाद बनेगा शंकुला खंड। अब चूंकि ये प्रातिपदिक है तो इनमें सु का प्रयोग करेंगे और सु को रुत्व विसर्ग करने के बाद हमारे पास रूप सिद्ध होगा या शब्द पद सिद्ध होगा शंकुला खंड। एग्जाम्पल कैसे सिद्ध हुआ समझ आ गया? बोलो। यस मैम। ओके, आगे कंटिन्यू करती हूँ। धान्यार्थ, धान्येन अर्थः, इसका अर्थ होता है धान्य से प्रयोजन। और इसी तरह से इसका भी, इनका भी विद्या का प्रयोजन, पुण्य से प्रयोजन, धन से प्रयोजन, हिरण्य यानी सोने से प्रयोजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिल्कुल इनकी तरह होंगे। ये दूसरे एग्जाम्पल्स हैं इसी के। इसका लौकिक विग्रह है धान्येन अर्थः, धान्य टा अर्थ सु। अब यहाँ ये सूत्र कैसे लगा? सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पद है जिसमें तृतीया विभक्ति है और उसका जो गुण बताने वाला पद है वो है अर्थ। ठीक है, धान्य से क्या कर सकते हैं? अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, उससे हम दूसरे प्रयोजन भी सिद्ध कर सकते हैं, तो ये उसका गुण बताने वाला पद हुआ। अब इस गुणवाचक पद और इस तृतीयांत पद में समास होगा। समास के लिए समास हमेशा लगता है अलौकिक विग्रह में धान्य टा अर्थ सु, सूत्र लगेगा तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। इस सूत्र से इसकी समास संज्ञा हुई। समास संज्ञा होने के कारण कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो से टा और सु को लुक, धान्य अर्थ ठीक है, धान्य और अर्थ। अभी इसमें क्या करेंगे? उपसर्जन। तृतीय विभक्ति है धान्य में तो उपसर्जन संज्ञा हुआ धान्य, इसलिए इसका पूर्व निपात तो धान्यार्थ। संधि करके लिखेंगे धान्यार्थ। धान्यार्थ की संधि कैसे हुआ? कसवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, फिर इसमें सु क्यों लगा? अर्थ के पीछे सु था वो वाला नहीं है, ये इसका लुक हो गया है। इसके पीछे सु लगा प्रातिपदिक संज्ञक होने के कारण। ठीक है, यहाँ प्रातिपदिकयो प्रत्यय परश्च समोजस मोचस्र बिंग भिस किए व्याय पस कसी व्याय पस कसो सा नियो सु, इससे लगा। इस सु के कारण इसको रुत्व विसर्ग होके क्या हुआ? ध्यान धान्यार्थः। विसर्ग लगाना भूल गई मैं। उसी तरह से विद्यार्थः, पुण्यार्थः, धनार्थः, हिरण्यार्थः, ये सब भी सिद्ध होंगे। ये तो था तृतीया का पहला। तृतीया का एक और है, उसका सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, ये अलग सिचुएशन देता है। ये सूत्र कहता है कर्ता और करण अर्थ में हुए तृतीयांत समर्थ सुबंत का, तृतीयांत समर्थ सुबंत है जैसे पिछले सूत्र था उसी प्रकार से, लेकिन वो कर्ता और करण अर्थ में है। ठीक है, या तो वो कर्ता है या वो करण है। अब करण अर्थ
तो भैया शंकुला खंड था, वहां करण अर्थ था, लेकिन धान्यार्थ था, वहां करण अर्थ नहीं था। ठीक है। कृदंत प्राकृतिक सुबंत शब्दों के साथ, किसके साथ हो रहा है? दूसरा पद क्या है? कृदंत प्राकृतिक सुबंत। ठीक है, यानी किसी में कृत प्रत्यय लगे हैं, कृत प्रत्यय लगने के बाद उसमें सुप प्रत्यय लगे हैं, ऐसा जो शब्द है उसके साथ में दूसरा शब्द क्या होना चाहिए? तृतीयांत, और वो भी क्या होना चाहिए? कर्ता या करण। कर्तृकरणियों तृतीया, यहाँ हमने कर्ता और करण के बाद में पढ़ा था। एक तो क्या? स्वतंत्रता कर्ता और, ठीक है, इन दो तरह के पदों के बीच में ये समास होगा। सूत्र का अर्थ ये है कर्तृकरणे कृता बहुलम, लेकिन यहाँ एक क्या है? बहुल, यह बहुल से होता है, विकल्प से होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, पर हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पहला पद है तृतीयांत कर्ता या करण, तृतीयांत समर्थ सुबंत जो कर्ता या करण अर्थ का हो, और उसके साथ कृदंत सुबंत होना चाहिए। ठीक है, कृदंत सुबंत कैसे होते हैं? किसी में कृत प्रत्यय लगने के बाद उसके सुपद, क्योंकि हम क्या करते हैं कृत तद्धित समासाष्ट से उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, जिसमें कृतंत होते हैं और तद्धितांत होते हैं उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृत तद्धित समासाष्ट से, और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी उस पर सुप लग सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उस पर सुब लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सुबंत भी हो जाते हैं। तो कृदंत और सुबंत दोनों जो हैं, जिस पद में ये दोनों क्वालिफिकेशंस हो, जिसने बीए में दोनों किया है, उसका इन तृतीयांत समर्थ सुबंतों के साथ वो होगा। ये मान लो ये हो गया बीए और ये हो गया एमए, जिसने बीए एमए दोनों कर लिए उसी के साथ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा अच्छे समझने के लिए। ये माउस का क्या हो गया? समझ में आ गया ना सूत्र? एग्जाम्पल ले लो ना, या मैं फिर से बताऊं सूत्र को? मैं मान रही हूँ कि बता देना चाहिए, वरना बता देते कि दोबारा बताओ। हरि त्रातः, कई बार जवाब नहीं देते हैं बच्चे। हरिणा त्रातः, अभी यहाँ क्या है? त्रातः, त्रातः का अर्थ होता है रक्षित है। कौन, किसके द्वारा रक्षित है? हरि के द्वारा। तो यहाँ ये क्या हुआ? हरिणा, हरि क्या हुए? हरि हुए कर्ता, और उनके द्वारा रक्षित है। ठीक है, और जो त्रातः शब्द है त्रि धातु है, इसमें कृत प्रत्यय लगने से त्रातः बना, त्रात बना, और उसमें सु प्रत्यय लगने के बाद त्रातः कब, तो ये कृदंत और सुबंत दोनों हुआ। ठीक है, इधर ये कृदंत सुबंत है, उधर ये कर्ता अर्थ में तृतीयांत शब्द है। तो इन दोनों पदों के बीच में यह समास की जो दशा है वो बराबर बैठ रही है, ये जो कंडीशन है ये पूरी कर रहा है, इसलिए इसके अलौकिक विग्रह में हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अलौकिक विग्रह होगा यहाँ है क्या? हरिणा, यानी हरि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय एक वचन हरिटा। त्रात में सु का प्रयोग होगा, प्रथमा एक वचन है त्रात सु। इसकी क्या होगी? कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास, समास संज्ञा होने के कारण कृत तद्धित समास राशि से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, इससे ता और सु का लुक हो जाएगा, पीछे बचेगा हरि त्रात। अब यहाँ अगर हम देखें तो कैसे होगा बताओ? कर्तृकरणे, कर्तृकरण अर्थ में यहाँ कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, ठीक है, इसमें सप्तमी है। यहाँ कहीं भी कहीं पर भी हमें प्रथमा नहीं मिल रही, लेकिन हमने यहाँ पर तृतीयांत समर्थ सुबंधित पद का प्रयोग किया है। यह पद कहाँ से आया? कई बार ऐसा होता है कि पिछले सूत्र से एक पद उधार लिया जाता है, तो ये इसमें से ये पद उधार आ रहा है और इसमें प्रथमा विभक्ति है।
इसलिए यहाँ पर उपसर्जन संज्ञक तृतीय विभक्ति का पद होगा जो है हरिणा, इसलिए ये उपसर्जन संज्ञक है। ठीक है, उपसर्जन संज्ञक कौन है? उपसर्जन संज्ञक हरि है। क्यों? क्योंकि उसमें तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वहां से एक पद उधार आ रहा है तृतीया, और उसमें प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि इस पूरे सूत्र में किसी में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग नहीं है। ठीक है, इस वजह से उपसर्जन संज्ञक पद हुआ हरि, इसका पूर्व निपात तो हरित्रात। अब इस हरित्रात में क्या हुआ? प्रातिपदिक संज्ञक होने से सु का प्रयोग, ऋत्व विसर्ग होने के बाद हरित्रातः शब्द की सिद्धि हो गई। एक और करते हैं, नख भिन्न नखैः भिन्न। नख से जिसको भिन्न कर दिया है, मतलब चीर फाड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये किस अर्थ में हुआ? नखों ने खुद तो किया नहीं, नख के द्वारा किया गया है, तो ये क्या है? करण है। करण अर्थ में तृतीयांत पद है नखैः। ठीक है, इसलिए ये पहले पद की कंडीशन पूरी करता है। दूसरा क्या है? भिन्न। ठीक है, अब ये भिन्न जो शब्द है वो कृदंत है, और कृदंत में इसमें सुबंत लगा है। भिन्न जो होता है ये कृदंत शब्द है और इसमें सुबंत लगा है, इस वजह से ये इस सूत्र की कंडीशंस पूरी करता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसलिए इसके अलौकिक विग्रह नख बिस भिन्न सु में कर्तृकरणे कृता बहुलम ये सूत्र लगेगा। इससे सस की समास संज्ञा हो जाएगी। समास संज्ञा होने के बाद कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक योग से बिस और सु का लुक नक बचेगा हमारे पास, नख भिन्न। यहाँ उपसर्जन संज्ञक कौन है? तो नख है। क्यों? तृतीय विभक्ति उसी में है, इस वजह से नख उपसर्जन संज्ञक है। उपसर्जन संज्ञक का पूर्व निपात तो बना नख भिन्न, उसके बाद में प्रातिपदिक होने से सु का प्रयोग, सु को ऋत्व विसर्ग होके बना नख भिन्न। ठीक है, ऐसे इसको कहा कैसे जाता है इस समास के जो ये है उनको? हरिणा त्रातो हरि त्रातः नखैर् भिन्नो नख भिन्नः। ये दूसरा तृतीया तत्पुरुष समास समझ में आ गया, तो हम चतुर्थी में पहुंचे। आ गया हो तो यस बोलो, फिर से बताना हो तो बताओ, फिर से बोलो। डिफिकल्ट से लग रहे हैं ये तो। कैसे लग रहे हैं? हार्ड मतलब कैसे लग रहे हैं, क्या बोला? समझ नहीं आया मुझे। अटपटे लग रहे डिफिकल्ट लग रहे हैं। यस हैं? देखो, तृतीय तत्पुरुष पूरा एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर हम चतुर्थी में पहुंचते हैं। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष के दो सूत्र हैं। पहला क्या? तृतीया तत्कृतार्थीन गुणवचने, और दूसरा है कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, जब हम तृतीय तत्पुरुष पढ़ रहे हैं तो इसके जस्ट बाद कई बार ऐसा होता है कि कोई सूत्र में सिर्फ षष्ठी लिखा होता है ना, तो क्या करता है अपने आगे पीछे वाले शब्दों से कुछ सूत्रों से कुछ शब्द उधार लेता है, उसी से उसके अर्थ की पूर्ति होती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। तो उस पूर्ति को पूरा करने के लिए अभी अगर हम इनको दोनों को बराबरी में लिखें तो तृतीय तत्पुरुष पूरा होता है। ये है सूत्र दूसरा और ये है पहला। यहाँ इन दोनों के अंदर ये एक पद कॉमन है, और ये पद क्या बोलता है? ये पद का अर्थ क्या लेंगे हम? तृतीयांत समर्थ सुबंत।
ठीक है। अब इस तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ में किसका समास है? तत्कृतार्थेन, यानी उसको बताने वाला गुणवाचक शब्द। ठीक है, ये बोल रहा है इसकी पहली कंडीशन। उसके हमने शंकुलाखंड धान्यार्थ वगैरह किया है। उसके बाद ये एक और सिचुएशन दे रहा है, क्योंकि सूत्र क्या करते हैं, सूत्र सिर्फ सिचुएशन देते हैं, सूत्र सिर्फ सिचुएशन देते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस नियम एक नियम बनाते हैं, वो सिचुएशन देखिए एक नियम बनाते हैं भाई, अगर दरवाजा उत्तर की तरफ होगा तो सर्दियों में हवा अंदर आएगी, और वही दक्षिण की तरफ होगा तो गर्मियों में हवा अंदर आएगी। मतलब क्योंकि हमेशा हवाएं चलने का डायरेक्शन यही होता है इस अकॉर्डिंग। तो उस तरह की ये सिचुएशन देता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी, मतलब जैसे हमने जैसे संधि पढ़ी थी, यदि अ के बाद में अ आए, सवर्णी आए, तभी अका सवर्णे दीर्घ लगेगा। नहीं तो नहीं लगेगा। इस सूत्र की सिचुएशन क्या है? दो सवर्णी होने चाहिए। कैसे? अक, यानी अ, ई, उ, री और रे, इन पांचों में भी कोई भी दो सवर्णी आसपास होंगे तो ये सूत्र लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ये क्या कह रहा है? ये इस सूत्र की सिचुएशन दे रहा है कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। वैसे के वैसे ये भी ऐसी सिचुएशन दे रहा है कि अगर एक तृतीयांत समर्थ सुबंत है और उसमें उसके गुण बताने वाला पद है तो ही ये वाला समास होगा। और ये एक और समास, एक और सूत्र देखिए, तृतीया जो तत्पुरुष है उसकी थोड़ी सी एक्सपांशन कर रहा है कि अगर वो जो तृतीयांत पद है वो कर्तृकरण का बोध कराता है, यानी कर्ता और करण का बोध कराता है, कर्ता और करण का बोध कराता है। और ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? कृत। अब यहाँ सुबंत नहीं लिखा, हमने कैसे माना सुबंत है? सुबंत हमने ऐसे माना कि हमने समास की शुरुआत में सूत्र पढ़ा था। कौन सा सूत्र? बताती हूँ। ये सह सुपा, सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो समर्थ सुबंत तो हो गया तृतीयांत, इसके साथ क्या होना चाहिए? सुबंत होना चाहिए। तो वो जो हमारा कृता है उसके साथ सुबंत यहां से जुड़ा है। ठीक है, क्योंकि यह नियम सभी समासों पर लागू हो रहा है, तो ये अपना अधिकार सब जगह बता रहा है। तो इसके अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इस कृता नामक पद में हम सुबंत जोड़ सकते हैं। आ गया? हाँ, कृता नामक पद में हम सुबंत जोड़ सकते हैं। तो हमारी जो पहली सिचुएशन है इस सूत्र की, वो इसने क्या दी? यहाँ से तृतीया, यहाँ से कर्तृकरण, तो कर्ता और करण वाली तृतीयांत समर्थ सुबंत। देखो कहीं पर भी कोई समाज समझ नहीं आए ना, वहां क्या करना? ऊपर लिखना पद, फिर इसके दो पार्ट करना, एक पहला एक दूसरा। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ जाएगी। पदों में क्या रहता है? एक तो रहता है पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। ठीक है, उसमें भी प्रधान कौन सा है, उसमें फिर इनमें से कौन सा अव्यय हो सकता है, इसमें से कौन सा है जिसमें उपसर्जन होगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि सूत्र की सिचुएशन में ये दो पद कौन कौन से हैं। तो पहला पद है हमारा कर्तृकरण वाला तृतीयांत समर्थ सुबंत, और दूसरा पद है कृता। कर्तृकरणे कृता बहुलम, बहुलम तो ये सिचुएशन दे रहा है कि ये विकल्प से होता है, इसको छोड़ो। इसके बाद पहले कर्तृकरणे कृता, तो कृता, तो कृत, कृता, कृता मतलब कृत प्रत्यय वाले शब्द, ये उसमें विभक्ति लगा के कृता बनाया है, मूल शब्द है कृत। ठीक है, कृता, और ये सुबंत होना चाहिए। ये सिचुएशन हमें सह सुपा से मिली। ठीक है, तो हमारे पास दो पद आ गए। कैसे? एक कृत सुबंत और दूसरा
तृतीयांत समर्थ सुबंध जो कर्ता या करण का अर्थ बताता है। कर्ता और करण का अर्थ हम कैसे जानते हैं? अगर कोई कुछ काम कर रहा है, जैसे राम ने रावण को मारा है, तो राम क्या है? कर्ता है। लेकिन राम ने धनुष के बाण से रावण को मारा है, तो बाण क्या है? करण है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग किया है उसने कर्म की साधना करने में। तो कर्म की साधना करने में जिसका प्रयोग हो वो करण होगा, और जो कर्म कर रहा है वो कर्ता होगा। तो यहाँ हम जब लेते हैं क्या, नख भिन्न और हरित्रात, तो इसमें हरि है, वो रक्षा कर रहा है। ठीक है, यहाँ वैसे ये भी करण है, यहाँ हरि भी करण है। पता है क्यों? क्योंकि ये कैसा शब्द, कैसा वाक्य है? कर्मवाचक है। कर्मवाचक वाक्य में कर्ता की करण संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तृतीय विभक्ति होती है कर्ता में, बाकी होता वो कर्ता ही है, पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कर्मवाचक वाक्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में मिलता है। दूसरा, ये करण ही है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। तो कर्ता और करण अगर इसमें इस सिचुएशन में कर्ता अगर मिलेगा ना, तो वह कर्मवाच्य का ही कर्ता होगा। भाई भाववाच्य का भी हो सकता है, भाववाच्य का भी कर्ता होता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य का करता है, कर्तृवाच्य नहीं है ये कहीं से भी। मैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बाद में पढ़ा दूंगी, लेकिन ये कहीं से भी कर्तृवाच्य नहीं है। अगर हम सीधा सीधा बोलते हैं राम ने रावण को मारा, तो वो कर्तृवाच्य है। अगर हम उसी जगह यूं बोलते हैं राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो वो कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, उस तरह से। तो यहाँ अगर तृतीय विभक्ति में आपको कर्ता मिलेगा, तो वह पक्का पक्का पैसिव वॉइस ही मिलेगा, या तो भाववाच्य या कर्मवाच्य। ठीक है, या फिर वहां करण होगा तृतीय विभक्ति में, इस सिचुएशन में। और एक और चीज, कर्तृकरणियों तृतीय विभक्ति का मात्र ये सूत्र जहां लग रहा है, वहीं ये वाला सूत्र लगेगा, वरना नहीं लगेगा बाकी वाले सूत्रों में। क्यों? क्योंकि जहां वही है जहां कर्ता और करण में लग रही है तृतीया। तो तृतीयांत पद ऐसा जो कर्ता और करण अर्थ में है, उसका किसके साथ? कृत सुबंत के साथ। अभी यहाँ पहले लेते हैं हरित्रातः। त्रातः ये एक कृत सुबंत है। दूसरा भिन्न, यह भी एक कृत सुबंत है। तो ये सिचुएशंस हो गई। अब इन सिचुएशंस के बाद हम इसके अलौकिक विग्रह करते हैं। हरिटा, हरिणा प्रथमा तृतीया एक वचन, तो हरिटा। त्रातः प्रथमा एक वचन, हरिसु, सॉरी त्रातसु। वैसे ही नखैः तृतीया बहुवचन, नखभिस्। भिन्नः प्रथमा एक वचन, भिन्नसु। उसके बाद हम हमारा बाकी का काम शुरू करते हैं कि पहले हम लगाएंगे ये सूत्र। सूत्र कैसे लगा पाए? क्योंकि यह शर्त पूरी कर रहा है। क्या शर्त? ये शर्त कि दो पद एक होना चाहिए तृतीयांत समर्थ सुबंध जो कर्ता या करण हो, और दूसरा होना चाहिए कृत सुबंध। ठीक है, तो उसमें सूत्र लगेगा। सूत्र लगने के बाद समास संज्ञा होगी, समास संज्ञा होने के बाद प्रातिपदिक होगी, प्रातिपदिक होने के बाद सुपों का लुक होगा, उसके बाद उपसर्जन होकर के रीअरेंजमेंट होंगे। रीअरेंजमेंट के बाद में क्या होगा? सब मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद प्रातिपदिक अर्थ में फिर सु लगेगा, सु लगने के बाद विभक्ति लगेगी और हमारा पद बन जाएगा। हम यहाँ सब भी प्रथमा एक वचन बनाते हैं, बाकी सबके शब्द रूप चल सकते हैं। शंकुला खंडः के शब्द रूप चल सकते हैं पूरे के पूरे। धान्यार्थः के शब्द रूप चल सकते हैं पूरे के पूरे। यहाँ हरित्रातः के चल सकते हैं, नखे भिन्न के नख भिन्न के चल सकते हैं। कुल मिला के अगर हम इसका हिंदी में बोले तो कैसा होगा बताओ? हरिणा त्रातः हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित हुआ हरित्रात। ठीक है, नख भिन्न, नखैर भिन्न, नख भिन्न लिखते हैं, नखैर भिन्न नख भिन्न, नखों द्वारा भेदा गया नख भिन्न। अभी इसका वाक्य में प्रयोग करके बताऊं। नृसिंह अवतार ने हिरण्यकशिपु को नखों से भिन्न किया था।
ठीक है, तो उसको उनके हिरण्यकश्यप के नखैर भिन्न है, नृसिंह अवतारेण नखैः भिन्न, ठीक है, नख भिन्न, तो नख भिन्न हिरण्यकश्यपु। ठीक है, तो उसकी एक संज्ञा हो गई नख भिन्न, इसकी हिरण्यकश्यप की। ठीक है, इस तरह से ही नया शब्द बनता है, यहाँ प्रातिपदिक बनता है, इसके शब्द रूप चल सकते हैं समास से। तो अब तृतीया तत्पुरुष पूरा समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब चतुर्थी का वक्त नहीं बचा, ये क्लास भी कभी भी फिनिश हो सकती है, तो आगे की क्लास हम फिर कभी करते हैं, मतलब फिर कभी क्या, कल करते हैं। कल ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक हो पाएगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखना, या तो मैं एक काम करती हूँ, इसकी हाफ पीडीएफ जो बनी हुई है उसको मैं कल सुबह ग्रुप में डालती हूँ, ताकि अगर कुछ एक बार उसको रीडिंग मारना, अगर कुछ नहीं समझ आए तो मेरे को फिर से पूछ लेना। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि अब आ जाएगा। और यहाँ तक तो मैंने क्या किया है, सबके लौकिक और अलौकिक विग्रह लिखे हैं, आगे मैं लौकिक अलौकिक विग्रह लिखूंगी नहीं है, जैसे भूत बलि लिखकर छोड़ा है, गो हितम लिख के छोड़ा है, ये मैं तुमसे पूछूंगी। चलो लौकिक लिख दूंगी, अलौकिक पूछूंगी, बताने पड़ेंगे, तो प्रिपेयर हो क्या ना इस बात के लिए, क्योंकि विभक्ति बताने के बाद में कौन सा प्रत्यय है ये आना चाहिए। ठीक है, और जो क्लास में बोलता है ना कि हाँ ये प्रत्यय होगा या ये वो होगा, उसके ना उस टॉपिक से संबंधित सवाल कभी एग्जाम में गलत नहीं होते, एग्जैक्ट जाते हैं। क्योंकि ना क्लास में जब मैम हमें पढ़ाती थी ना सूत्र, तो हमें साथ में बुलवाती थी, एक सूत्र लिखा है बोर्ड पे तो उसको 3-4 बार पूरी क्लास से एक साथ बुलवाती थी, उसके बाद मजाल है एग्जाम में सूत्र दिमाग से निकल जाए, बहुत सारे होते हैं तो हो जाता है, बट मेन मेन सूत्र फिर भी याद रह जाते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं इसीलिए तो सूत्र पूरा का पूरा बार बार बोलती हूँ, ताकि दिमाग में एक बार बैठ जाए, दिक्कत ना हो, बाई चांस सूत्र पूछे जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या है कि सब जगह का पेपर अलग अलग लेवल का बनता है, और सिलेबस अभी काफी शॉर्ट है। हमारे टाइम में संस्कृत के 2 पेपर होते थे बीएमएस फर्स्ट ईयर में, एक पूरा व्याकरण का और एक पूरा बुक्स का, और बुक्स भी 4 थी। पंचतंत्र का परीक्षित कारक पूरा था, वैदिकी सुभाषित साहित्य के 10 की जगह 20 चैप्टर थे, सुश्रुत का 4th चैप्टर ही था, सुश्रुत शारीर का, लेकिन एक और बुक थी, क्या नाम था उसका, आयुर्वेदीय हितोपदेश, ये 4 बुक्स हुआ करती थी। चलो ये सब बातें फिर कभी करते हैं, अभी के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। कुछ और सवाल हो तो पूछो, नहीं तो फिर गुड नाइट, टेक केयर। दोबारा एक बार देख लेना, ये चीजें नहीं समझ में आए तो फिर से मुझसे पूछ लेना। ओके मैम।